ठीक है, तो अभी तक हम कर रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस चीज की? संविधान की। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि कोई भी चीज बनती है तो अचानक से नहीं बनती है, उसका एक पीछे इतिहास होता है। और अगर आप उस इतिहास को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको यह समझना आसान हो जाता है कि वो है क्या। जैसे कि अगर आपको अपने देश को समझना है कि आज हमारा देश कैसा है, तो अगर आपको उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इतिहास में लोग हैं उन्होंने तो आज को बनाया है। तो हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? आई थिंक चार्टर एक्ट ये तक पढ़ लिया था। इसके बाद जो डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट का शासन था, यहां तक शायद हमने पढ़ लिया था। भारतीय परिषद अधिनियम भी हो गया था। ये नहीं हुआ था ये। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बचा था, ये वाला 1861 का एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। इस पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है। समझिए, ये टॉपिक डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डला हुआ है। तो सबसे पहले तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अच्छा हमने ये सच में नहीं पढ़ा था? इसको छोड़ दिया था गलती से या जानबूझकर? अच्छा, यहां के आगे पढ़ना था, ठीक है। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम था, 1857 की क्रांति, आपको पता है, क्रांति के बाद तुरंत उन्होंने एक रूल पास किया, जिस रूल में ये देखा गया कि विद्रोह हुआ क्यों था। केवल एक कारण नहीं था कि जो कारतूस होते थे वो सुअर की चर्बी का, केवल एक कारण नहीं था, वो तात्कालिक कारण था। लेकिन जो ऐसा तो है नहीं कि जो दिल्ली से लेके बिहार तक की जो क्रांति हुई थी सारे लोग सैनिक थे, ऐसा तो है नहीं। अलग अलग लोग थे, कोई व्यापारी वर्ग के थे, कोई शिक्षा करते थे, सब अलग अलग वर्ग के थे। तो असंतोष क्यों हुआ? असंतोष का एक कारण नहीं था, असंतोष के कई कारण थे। उसमें से एक कारण यह भी था कि देश की जनता ये कहना चाह रही थी कि एक बात बताइए, आप कोई भी कानून लेके आ रहे हैं और कानून बना कौन रहा है? ब्रिटेन वाले। अब इंडिया वाले नहीं, ब्रिटेन में बैठ के आप हमारे लिए कानून बना रहे हो। तो एक बात बताओ, वहां होती है ठंड, एक एग्जांपल समझो, वहां ठंड होती है, जबरदस्त ठंड होती है, और इंडिया में होती है जबरदस्त गर्मी। अब वो वहां बैठ के मान लो उनको बोलना है कि यार इंडिया वालों को ना एक काम करो, सबको कंबल दे दो। क्यों? क्योंकि उनको ठंड लगती होगी। वो तो ठंड में बैठे हैं तो उनको सब ठंड ठंड दिख रहा है। अब वो साउथ वालों को भी क्या कर रहे हैं? कंबल दे जा रहे हैं। तो वो वहां बैठ के कैसे इस चीज को समझेंगे जी? कैसे इस चीज को समझेंगे कि हमें वास्तविक जरूरत क्या है? जरूरत कौन समझेगा? इंडियन ही समझेगा कि किसको कंबल चाहिए, किसको आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। आप समझ रहे हो? तो ये असंतोष था, असंतोष था। तो बोला गया कि जब आप कानून बनाओ तो हम भारतीयों को भी तो शामिल करो। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया, पहली बार, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। 1872 में वायसराय कौन थे? याद है? वायसराय का पद कब बनाया गया था? 1958 का जो अधिनियम था उस पर बनाया गया था। वायसराय बेसिकली जो पद होता है ना, वो ताज का पद है। हाँ, जैसे वजीर, वजीर किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री को बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद मान सकते हैं, लेकिन वजीर क्या है? राजा महाराजाओं वाले नाम है। तो जो वायसराय था, ये वायसराय किसका है? ये उनका क्राउन का है, ब्रिटिश क्राउन का है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधायी परिषद में नामित किया कि आप तीनों आइए, आप भी कानून बनाने में सहयोग करिए। इसमें कौन कौन थे ये जरूरी है। राजा, बनारस के राजा थे। अब राजा का मतलब वो राजा नहीं होता जो हम सोचते हैं कि मुगले आजम, वो वाले राजा नहीं है। उनका नाम राजा, जैसे राजा हरिश्चंद्र, तो क्या वो राजा थे? राजा नहीं थे। उनको एक पद दे दिया गया था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, तो आपका नाम राजा डाल दिया गया। जैसे आप बिहार में जाएगा तो ओ राजा जी, सबको, यूपी में जाऊंगा वो राजा जी, सबको राजा जी बोलते। कोई टॉयलेट जा रहा है उसको वो राजा जी किधर जा रहे हो, तो ये वो वाले राजा जी थे। उसके बाद पटियाला के महाराजा, ये भी वही थे। फिर सर दिनकर राव, ये तीनों नाम याद कर लीजिए। सब कुछ ना याद हो तो बनारस तो याद रह जाएगा, पटियाला भी याद रह जाएगा, और याद रह जाएगा सर दिनकर राव। ठीक है। आपने अगर अच्छे से ये वीडियोस देख लिए, अच्छे से हमारी पीपीटीज देख ली, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पॉलिटी में आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। 4 आए या 5 आए, या पांचों करके आएंगे। अब एक चीज, ये तो ठीक है, विकेंद्रीकरण जो भी है, इसने वायस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। अध्यादेश आप आगे पढ़ेंगे, 64
ये ऐसा कुछ है, वो हम आगे देखेंगे। राष्ट्रपति के पास ही शक्ति होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो वायसराय का पद आज पहले था, वही पद आज हमारे पास किसका है? राष्ट्रपति का। इक्वल है दोनों लगभग, उसी घर में भी रहते हैं। वायसराय का जो घर था वही आज भी है। अध्यादेश क्या होता है? सपोज करो कि संसद भवन हमारा है, संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो अगर एक समय ऐसा आ जाए कि राज्यसभा लोकसभा दोनों अभी मतलब चल नहीं रही हो, छुट्टियों में चल रही हो, ऑब्वियस सी बात है छुट्टियां चलती हैं, उस समय पर मान लो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में ऐसी कोई स्थिति आ गई है, संसद है नहीं, कानून कौन बनाएगा? संसद। लेकिन अगर संसद छुट्टी पे है या अभी कार्य नहीं चल रहा है, या फिर मान लो आंदोलन चल रहा, सारे सांसद बाहर बैठे हुए हैं, तो कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। उसके पास पावर है कि वो कानून बना सकता है। उसके बाद आगे नियम है कि कानून बनने के बाद वो कब तक क्या होगा, वो सब नियम अलग है। लेकिन एज इट इज, सपोज आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ, और मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है, अगर मैंने अभी कोई कानून नहीं बनाया, अभी कोई नियम नहीं बनाया, तो देश में बहुत बड़ी आफत आ सकती है। तो मेरे पास ये अध्यादेश की पावर है कि मैं एक कानून अभी बनाऊंगा, वो कानून ठीक वैसा ही होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया तो पावर कम है, सेम वैसे ही पावर होगा जैसे संसद का बनाया हुआ होता है, पावर में कोई कमी नहीं होगी। और ये रेट्रोस्पेक्टिव भी लागू किया जा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि सपोज मैंने बोला कि आज से 3 साल पहले से जिन जिन ने ये काम किया था सब कुछ सजा होगी, तो मतलब 3 साल पहले वाले बच नहीं सकते। मैंने नहीं बोला कि आज से जो होगा, आज से 3 साल पहले से जिन जिन को ये हुआ था सबको ये होगा, मतलब मैं रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकता हूं। ठीक है, ये याद रखना। हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि वायसराय को अध्यादेश की शक्ति किस उसके तहत दी गई थी। उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक इसके 100 साल बाद, ठीक इसके 100 साल बाद एक व्यक्ति का जन्म होता है। पता है वो व्यक्ति कौन है? वो मैं, 1992 में मेरा जन्म हुआ। तो ये कोई इतिहास की बात नहीं है, ये तो मैंने आपको वैसे ही एक इतिहास बना के बताया। ठीक है, लेकिन कितनी अच्छी बात है ना, ये परिषद अधिनियम के 100 साल बाद में आ गया था, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए, हाँ, इस अधिनियम द्वारा विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। विधायी परिषद का आकार मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि सीट कम थी, बोला गया थोड़ी सीट और बढ़ा दो। जैसे कि मान लो आपकी इस क्लास में मैंने बोला है कि देखिए 3 लड़कियां 3 लड़कों ही बैठ सकते हैं। अचानक से ऐसा हो कि बहुत सारी लड़कियां ने एडमिशन ले लिया है, लेकिन केवल 3 ही क्यों है? तो मैंने बोला काम करो, लड़कियां ज्यादा हैं, उनका अनुपात ठीक करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि लड़कियों को 5 कर दो और लड़कों को 6 कर दो, ताकि वो सबका रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो कुल मिला के आकार बढ़ाया गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो। सदस्यों को बजट पर चर्चा की अनुमति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। सवाल ये नहीं पूछेगा मतदान का अधिकार दिया गया कि नहीं दिया गया, ये पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत बजट पर चर्चा की अनुमति दी गई, ये पूछ सकता है। तो उस पर यह था कि सपोज बजट पास हो रहा है भारत को लेकर, भारत में रेल चलाना है, कितना पैसा जाएगा, गरीबों के लिए कितना जाएगा, शिक्षा के लिए कितना जाएगा। तो ये जो परिषद के सदस्य, जो मैंने 3 सदस्य बताए आपको, ये 3 सदस्य ये तो नहीं बता सकते कि नहीं नहीं मत करो, लेकिन ये बोल सकते हैं सर ऐसा मत करो ना, आप थोड़ा यहाँ ज्यादा दे दो तो बच्चे अच्छे पढ़ लेंगे, भाई भूखमरी ज्यादा है, खाना ज्यादा दे दो। ये बस सजेशन दे सकते थे। फाइनल वोटिंग होगी, अच्छा बताओ देना है कि नहीं, तो ये चुपचाप बैठे रहेंगे। इनके पास पावर नहीं है कि नहीं देना है बोल दें या देना है, इनके पास मतदान का अधिकार नहीं था। चलिए अब आते हैं यहां पर। इसके पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूं, इस बीच की हिस्ट्री। ये आपको दिख रहा है थोड़ी सी जगह, लेकिन इस बीच में बहुत कुछ हो गया था देश में। क्या हुआ था देखिए, ए ओ ह्यूम लिख भी सकते हैं आप, ए ओ ह्यूम, इसका नाम आगे आएगा जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे हिस्ट्री में, लेकिन अभी आप थोड़ा जान के रखेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। ए ओ ह्यूम एक सिविल सर्वेंट थे, काहे के? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, अंग्रेज थे, उनको भारत भेजा गया था कुछ काम के लिए। काम करने के बाद उन्होंने क्या किया, देश में ही रहे वो। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। किने? इन्होंने की। साथ में और भी लोग रहे, लेकिन सबसे जाना माना नाम इन्हीं का है, क्योंकि हम अंग्रेजों को ज्यादा चाहते हैं तो अंग्रेजी नाम याद कर लिया, बाकी नाम हम भूल गए। तो ए ओ ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की पहली पार्टी यही थी। जिस कांग्रेस को आज आप देख रहे हैं वो कह भी सकते हो है, कह भी सकते हो नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? उन्होंने की थी। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो बेसिकली हुई ये थी कि वो लोग ना लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो सलाह मशवरा करके सरकार को पत्र लिखकर कि सर प्लीज थोड़ा सा ये देख लेते तो अच्छा होता,
सर प्लीज ये देख लेते हो। वो इसके लिए एक कमेटी बनाई इन्होंने, कांग्रेस की स्थापना हुई। अब जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हुई, सारे अच्छे तो नहीं आते, कुछ ऐसे भी आते, नहीं मैं तो अभी स्वतंत्रता चाहिए, आज ही स्वतंत्र होना है, आज ही ब्रिटिश को भगाओ। कुछ ऐसे थे, नहीं भाई ठंड रख, होता है ना ठंड रख, थोड़ा पत्र भेज देता हूँ ना मैं, मान जाएगी सरकार। तो कुछ ऐसे थे, यही सब चलता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, देश में इन लोगों ने देखा, अंग्रेजों ने, कि यार ये मुस्लिम और ये हिंदू ये साथ साथ रहते हैं। और ये भी देखा कि लगभग 30% आबादी, कितनी उस समय पर 30% आबादी, 30 नहीं शायद मैं ज्यादा बोल गया, मैं इस बात में श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 30% थी आबादी। तो 30% आबादी लगभग मुस्लिम है और आधी हिंदू है। तो अगर हम इन दोनों को अलग कर दें तो हो सकता है हम और कई सालों तक यहाँ राज कर सकें। तो उन्होंने घोषणा कर दी 1906 के लिए घोषणा की कि आने वाले नवंबर या दिसंबर में 1906 में, 1905 या 1906 एक राजा आए थे। ये सब मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ना आपको तो पूरा डेट नाम सहित पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको एक भूमिका बस बता दूं। तो एक राजा थे, जैसे मैंने बताया जॉर्ज पंचम शायद थे, वो आए थे, उन्होंने घोषणा की कि इतने तारीख को 1905 में बंगाल को भारत से अलग कर दिया जाएगा। बंगाल क्यों? वही बंगाल जहां आज बांग्लादेश है, और बांग्लादेश में कौन है? मुस्लिम समुदाय है। तो बोला गया कि इनको हम भारत से अलग कर देंगे। और उस समय पर हमारे अंदर एकता इतनी अच्छी थी कि सभी ने मिलकर क्या किया, उसका आंदोलन कर दिया। आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन नहीं था, पर काम वैसे ही वैसा था। मूवमेंट मतलब बहिष्कार, हाँ ऑब्वियसली बहिष्कार, हर चीज बहिष्कार। जो सरकारी नौकरी में तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जिनको जो पद दे रखे थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को जो पद दे रखा था सर का, उन्होंने अपना छोड़ दिया, रख लो अपना पद अपने पास। जो स्कूल के बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते वो स्कूल छोड़ दिया उन्होंने। जो कपड़े ब्रिटेन से आते थे उन कपड़ों को जला के होली जला दी गई। तो क्या हुआ कि और फिर सारे लोग क्या करें, मेड इन इंडिया जो आज चलता है ना, मेड इन इंडिया, भारत में बनाओ, चीन का हटाओ, ये सब जो चल रहा है वो फिर चालू हो गया उधर। स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं उसे। जब स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ तो अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, क्योंकि कुछ भी हो कितना भी कर ले, लेकिन आए तो वो व्यापार करने थे, व्यापार के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला ये तो गड़बड़ हो गई, पूरे देश में चक्का जाम हो गया। फिर उन्होंने घोषणा किया माफ कर दो, आप दोनों भाई भाई हो, रहो चुपचाप रहो। लेकिन दिमाग में उनके कुछ और चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था वो मैं आपको यहां बताऊंगा। लेकिन उन्होंने तुरंत शांत करने के लिए, जैसे अभी दिल्ली में क्या हुआ, हल्ला कर रहे थे, शांत करने, मुझे बोला जो बोलोगे सब कर देंगे, आप शांत बैठ जाओ। जब सब शांत बैठ गए तो कुछ नहीं किया। क्या किया? प्रधान को हटा बस दिया। वो भी हटाया क्या, वो तो रहेगा, पद भले पद से हटाया है, दूसरा पद दे देगा तो क्या कर लोगे आप। तो वही कुछ इन्होंने भी किया। लेकिन इनके दिमाग में था कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो अगर देश में शासन करना है। मार्ले मिंटो, मिंटो मिंटोस जिंदगी, ठीक है। चल, ये मार्ले कौन थे? उस समय पर प्रधानमंत्री थे, कहां के? ब्रिटेन के। और मिंटो कोई सचिव वचिव रहा होगा। तो इन दोनों ने मिलके बोला कि देश में बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है आजकल, हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं और गुस्सा भी है हमसे, तो एक काम करो, एक सुधार के नाम से कुछ अधिनियम बना दो कि शांत रहो, हम आपके लिए कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं। क्या अच्छी चीजें? अब देखो एग्जाम में ये जरूर आएगा, नहीं आएगा तो कुछ और नहीं आएगा, आएगा तो यही आएगा। इसने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की, पहली बार इंडिया में। मैं पानी पी सकता हूं आपका? थैंक यू। पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। अब ये समझो कि पृथक निर्वाचन मंडल होता क्या है। सपोज करो कि 5 लोग चुनाव में खड़े हैं प्रत्याशी बनके, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक जैन है, और पूरे देश की जनता है 30 करोड़ जनता। अब मैं मुस्लिम हूं, मुझे पसंद है ईसाई, बढ़िया काम करता है, वो उसके दिल में खोट नहीं, वो सबको बराबर लेके चलता है, सबको नौकरी देता है, सबको पढ़ाई अच्छी करता है। और जो हिंदू वाला, भले मैं हिंदू हूं लेकिन जो मेरे बहुत मतलब वैसा आदमी है, भ्रष्टाचारी है, पता है कि अच्छा इंसान नहीं है, हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेगा, अब मैं वोट किसको दूंगा? भाई ईसाई को दूंगा। मुझे मतलब है कि मेरे देश की उन्नति कौन करेगा। मुझे इससे मतलब नहीं कि मोदी हिंदू है या मुस्लिम है, मुझे इससे मतलब है कि जो भी उस गद्दी पर बैठे, जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, जो भी राष्ट्रपति बनेगा, वो अच्छा इंसान होना चाहिए, देश के हित के लिए काम करे। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला कि जो मुसलमान है वो मुसलमान को ही वोट दे सकता है। 5 लोग खड़े हैं, मुस्लिम एक खड़ा है, जितने मुसलमान है वो हिंदू को वोट ही नहीं दे सकते, देंगे तो उसी को देंगे, नहीं तो किसी को मत दो। ये स्टार्ट किया इन्होंने।
इससे क्या हुआ, मुस्लिम एक तरफ हो गए बेचारे, ना चाहते हुए भी हो गए। वो चाहते नहीं थे, अभी तक तो सबको दे रहे थे वो, लेकिन अब क्या हुआ, उनकी मजबूरी बन गई, किसी और को दे ही नहीं सकते, मुस्लिम को ही देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम नेता उभर के आए। अब मुस्लिम नेता के उभरने से यह हुआ कि नेता जब बनता है ना, तो धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी होती जाती है। जिन्ना यहीं का पैदाइश है भाई, उसको लगा मैं नेता क्यों, अब तो मैं अलग पाकिस्तान ले लूंगा, मैं तो नेता हूं। यहां से मामला शुरू हुआ, यहीं से इन्होंने बीज बो दी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि पृथक निर्वाचन मंडल या इसका कुछ और नाम भी है, सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो पार्लियामेंटो सुधार। अब आप सोचो, सुधार का नाम तो दिया, लेकिन क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। दिमाग में पहले से था, 1905 में जो नहीं कर पाए, अब ये धीरे धीरे ऐसे करेंगे। 1905 में तो एक साथ अलग करने वाले थे, लेकिन अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे अलग करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेज बहुत मतलब क्लेवर थे, समझदार नहीं कहूंगा, क्लेवर। क्लेवर में एक निगेटिविटी होती है, और समझदार में मतलब होता है अच्छा इंसान है, सोच समझ के काम करता है, तो ये बहुत क्लेवर थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। ये भी आ सकता है, इसका नाम अभी आगे भी आएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम आगे आएगा। जब संविधान सभा का निर्माण होगा तो इन्हें पहला अस्थाई, स्थाई नहीं अस्थाई, बिहार के लोग ना स्थाई नहीं बोल सकते, वो अस्थाई भी बोलेंगे अस्थाई भी बोलेंगे, दोनों को एक ही चीज पता है आपको। बिहार के लोग अगर बोलना चाह रहे हैं अस्थाई, तो वो तो बोल ही लेंगे अस्थाई, लेकिन जब स्थाई बोलना होगा तो उसको बोलेंगे अस्थाई सदस्य बना दिया गया। अस्थाई को अस्थाई और स्थाई को भी अस्थाई, क्योंकि वहां पे सड़क सरक जाती है, सड़क सरक जाती है ना, नहीं पता। वहां के जो बिहार के मोस्टली पॉपुलेशन है, मतलब अगर कोई है तो उसको बुरा मत मानिएगा, ये एक अच्छी बात है कि आप लोग की टंग है। मतलब वहां पर अधिकांश बच्चे जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो ड़ा जो होता है ड़ा, उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, ड़ा को रा करते हैं। तो जब जैसे मैं बोलूंगा ये सड़क कहाँ जाती है, तो वो बोलेंगे ये सड़क सरक जाती है, सड़क बोलते हैं। मेरे साथ काफी मेरे दोस्त भी हैं, तो अक्सर हम मस्त मजाक करते रहते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद मतलब जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, तो कुछ एक समूह होता है कि आप लोग को काम देखना है, क्या काम हो रहा है, क्या, तो सबसे पहले इनको बनाया गया। उसके बाद इसी अधिनियम ने पृथक निर्वाचन सिद्धांत को सांप्रदायिकता में वैधता कर दिया। मुस्लिम प्रतिनिधि केवल मुस्लिम लोग को ही चुन सकते थे, हमने डिस्कस कर लिया है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बोला गया कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम एक कानून बना देंगे और जीवन भर आपको पालन करना है। बोला गया कि हर 10 साल में हम एक बार देखेंगे कि आप लोग को पहले जो कानून बना था उस कानून से आप लोग का कुछ भला हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग का डेवलपमेंट है और आप लोग खुश हैं कि नहीं, क्योंकि इनको अब क्या करना था, राज करना था। तो जब आपको राज करना होता है तो लोगों के आप फीडबैक लेते हो, है ना। तो इन्होंने बोला अगले 10 साल बाद हम फिर आएंगे और फिर कानून बनाएंगे। अब देखो ये कब हुआ, 1919। इसके पहले कब हुआ था, 1909 पार्लियामेंटो सुधार, 1909। 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। ये चैम्सफोर्ड कौन थे, ये भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। मॉन्टेग्यू या चैम्सफोर्ड जो भी रहे हो, दोनों में से कोई भी रहे, इतना ध्यान नहीं है। ठीक है, तो फिर बोला गया हर 10 साल में हम आएंगे। लेकिन एक चीज और थोड़ा समझो, इससे आपको पॉलिटी की और समझ मिलेगी कि कोई भी कानून ऐसे नहीं बनता कि अच्छा कानून बना है रुको लिख के दे दिया, ऐसे नहीं बनता। एक आयोग का गठन होता है, अभी भी यही हुआ है। अभी भी जैसे दिल्ली में जो घटना हुई है, इसके बाद हुआ यूं कि एक कमेटी बनाई गई, नंदन नीलकानी है, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उनको बोला गया कि आप देखो पूरे देश में जो जो एग्जाम हो रहे हैं उनको कैसे और अच्छे से कराया जा सकता है, उसका आप हमें सुझाव दो। कहां कहां लूप होल्स हैं उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं, कहां हम और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, जितने भी भारत में एग्जाम होते होंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वो सबको देखेंगे कहां कहां कौन सी गलतियां हो रही, कहां से पेपर लीक हो सकता है, कैसे और अच्छा किया जा सकता है, ताकि जो सही लोग पेपर दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। तो वो क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बना किसको देंगे, मोदी जी को या प्रधानमंत्री को, जिन्होंने भी मांगी होगी, शिक्षा मंत्रालय को बेसिकली देंगे। वो शिक्षा मंत्रालय देखे कि हाँ यार बात तो सही है, इसको लागू कर देते हैं। इन केस वो लागू नहीं करते तो देश की जनता सवाल पूछेगी कि आपने ये लागू क्यों नहीं किया, इतनी अच्छी बातें बताई थी आपने लागू क्यों नहीं किया। तो वो रिपोर्ट की वजह से तो इन्होंने भी क्या किया, 1917 भारत में उत्तराधिकार लागू करने की घोषणा की थी 1917 में।
1917 में एक कमेटी आई यहाँ इंडिया और उन्होंने कुछ चीजें बताई और उसके बाद 1919 से वो लागू हो गया। 1919 में जो आपको देखना है वो ये है कि 1919 में पारित किया गया था। लागू कब से हुआ है? 1921 में। कारण वही, देश में इतनी हिंसाएं हो रही थी, कहीं जलियांवाला बाग हो रहा था। जलियांवाला बाग तो याद होगा आपको, 1919। इसीलिए लागू नहीं हुआ था, इसीलिए लागू नहीं हुआ था, क्योंकि ये जैसे ही सुधार लेके आए, क्या हो गया? जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग होने के बाद लोग उसको सुधार मानेंगे? पूरे देश में आग लग गई। वो बोले भाई रुक जाओ 2 मिनट, पहले चीजों को ठीक होने दो फिर लागू करेंगे। फिर लागू कब हुआ? 21 में, 2 साल बाद। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन कौन था? सैंडर्स करके था ना एक कोई, सैंडर्स, सर सैंडर्स करके था। ठीक है, यहां पर देखो, विधायिका जो होती थी, विधायिका मतलब जैसे राज्यों में जैसे विधानसभा होती है, उसमें क्या था? राज्य परिषद और विधानसभा शामिल थी, दो चीजें थी। हमारे विधायिका जैसे आज भी जो विधायिका है उसमें दो चीजें हैं, एक राज्य परिषद मतलब जो संसद है, और एक विधानसभा। विधानसभा मतलब जितने भी राज्यों में विधानसभाएं होती, तो मतलब केंद्रीय सरकार बन गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियन कौन कहलाते हैं? कुछ आइडिया है एंग्लो इंडियंस के बारे में? नहीं। देखो, अब जब अंग्रेज वहां से आए थे तो क्या होता है, सपोज कोई आईएएस ऑफिसर वहां से बन के आया, 20-22 साल का है, उसको बोला गया आप इंडिया में जाके अपना काम करो। भाई ऑफिसर ऐसे ही होते हैं। अब 20-22 साल का है वो, अब उम्मीद बहुत कम है कि वो वापस जाएगा, क्योंकि अब आपको इंडिया भेज दिया गया, वापस क्यों बुलाएंगे? वो कोई ऐसा जम्मू कश्मीर और हरियाणा तो है नहीं कि कभी यहाँ ट्रांसफर कभी वहां ट्रांसफर, ब्रिटिश 7 समंदर पार जाना है। और जो वो भी आज से 100-150 साल पहले की बात हो रही है। तो लगभग ये तय होता था कि अब आपको यही जीवन भर रहना है। अब आप जीवन भर रहोगे तो शादी के लिए वहां से तो लेके आओगे नहीं, 2-4 ले भी आएंगे पर सब नहीं लाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में ही जो अच्छे समुदाय, जैसे वो आईएएस ऑफिसर, तो आईएएस टाइप के जो लेवल के राजा राजवाड़ाओं की बेटियां वगैरह, तो उनसे शादियां हो जाती थी। अब शादी होने के बाद जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? एंग्लो इंडियंस। क्यों? उनकी माता इंडियन है और पिता उनके ब्रिटेन है, इंग्लैंड के हैं। तो आप समझ गए, तो इनको बोलते हैं एंग्लो और इसको इंडिया। ठीक। यूरोपियन, यूरोपियन मतलब प्योर यूरोपियन, जो शादी वादी नहीं, वो वहीं से आए हुए हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ आए हुए हैं, वहीं के लोग हैं, वो यूरोपियन कहलाते थे। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि मुस्लिम मुस्लिम को वेट दे सकता है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिख सिख को दे सकता है, ईसाई ईसाई को बस दे सकता है, एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन को दे सकता है, यूरोपियन केवल यूरोपियन को दे सकता है, मुस्लिम का तो था ही पहले, और हिंदू में हिंदू बस हिंदू को दे सकता है। अभी इससे और आगे बढ़ेगा ये, अभी समय समाप्त नहीं हुआ, अभी तो इससे भी आगे बढ़ेगा। अब आप समझ रहे हो, और ज्यादा देश को तोड़ दिया इसने। अब सिख अलग हो गया, ईसाई अलग हो गया। अभी तक क्या सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते थे, कोई सभा होती थी एक जगह, अब सिख की अलग सभा हो रही है, मुस्लिम की अलग सभा हो रही है, पूरा देश टुकड़ों में बढ़ गया। और आज जैसे सपोज आप 80+ है, 18+ है, तो आपको वोट डालने का अधिकार है, आप दे या ना दे पर अधिकार है आपको। दिया कभी आपने वोट? कोई बात नहीं, देना है तभी तो अच्छा अभी तक नहीं आया, 18 होने के बाद अभी आपको मौका नहीं मिला लोकतंत्र साबित करने का। चलिए कोई बात नहीं, 29 वाले में साबित करेंगे, आप अपने लोकतंत्र का अधिकार लेंगे। तो क्या सोचा है फिर? मतलब फूल खिलेगा या फिर चाटा पड़ेगा देश को? फूल का मतलब समझ रहे हैं और चाटा का मतलब समझ रहे हैं? नहीं? या फिर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे? आप आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है वो झाड़ू है, और कांग्रेस का पंजा है, और बीजेपी का कमल है। चलिए, तो आज के डेट पे हमें केवल 18+ होना है, और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है, हालांकि दिवालिया से मुझे थोड़ा डाउट है, बट हाँ पागल नहीं होना चाहिए इंसान को, कि हम पागल हैं, हमको कुछ पता ही नहीं, कुछ भी कर रहे हैं और हम वोट डालें, वो नहीं होना चाहिए। दिवालिया का तो मुझे आइडिया नहीं होता। और संपत्ति, पहले ये था कि आपकी संपत्ति अगर इतने हैं, हर साल आप 5 लाख कमाते हैं, और कर, आप भारत सरकार को कर कितना देते हैं, टैक्स कितना देते हैं, उस आधार पे ये तय होता था कि आप मतदान दे सकते हैं या नहीं दे सकते पहले। लेकिन आज क्या है, कोई भी दे सकता है 18+। अब यहां देखो, इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। जो लोक सेवा आयोग यूपीएससी आप देखते हैं ना, वो इसी से चालू हुआ। लोक सेवा आयोग की स्थापना यहीं से चालू हुई। चलिए, अब अगला 1919 में आ गया था।
इन्होंने वादा क्या किया था, फिर 10 साल बाद आएंगे, है ना। 10 साल कब होने वाले थे, 1929 में होने वाले थे, 9/19/29। अब 29 से पहले क्या हुआ, 2 साल पहले मैंने बोला कमेटी भेजते थे, वो ब्रिटेन से लोग आते थे, 3-4 लोग आते थे, वो पूरे देश को उसको देखते नहीं देखते वो क्या है, वो एक वो बना के देते, रिपोर्ट बना के देते थे क्या होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, आए और रिपोर्ट बनाने लगे, तो देश की जनता नाराज हो गई कि यार आप ये 5 लोग ब्रिटेन से आए हैं, इनको देश के बारे में काखा गागा भी नहीं पता, ऑफिस में बैठे और ये हमारे लिए कानून बना रहे हैं। तो क्या हुआ, साइमन कमीशन गो बैक का नारे लगे, किसके, साइमन कमीशन गो बैक। और उसी गो बैक के नारे में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनकी डेथ हो गई, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, विरोध होने का कारण क्या था, क्योंकि सारे लोग कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। चलिए, जॉन साइमंस थे, उनके अध्यक्षता में ये कमीशन लाया गया था। ये देखो, आयोग के सभी सदस्य ये थे और सभी राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक दल आ ही गया था, कौन सा राजनीतिक दल आ गया था, जिन्ना की मुस्लिम लीग आ गई थी और अपना कांग्रेस आई गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर आखिरकार आयोग ने कैसे भी करके अपना रिपोर्ट दिया, 1930 में दिया कि ठीक है भाई हम तो करेंगे। रिपोर्ट दिया जब, उस रिपोर्ट में पता है क्या किया, गुस्सा तो इतना गए थे कि उन्होंने बोला कि अब हिंदू जो बचे हैं ना, हिंदू के अंदर कौन कौन आते थे, जैन, बौद्ध, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब आते थे। बोला अभी इनको भी तोड़ते हैं, बहुत तुम लोग बन रहे हो ना, इनको भी तोड़ते हैं। तो ये जो साइमन था ना, इसने वो भी दे दिया, वो भी बोला अब ये भी करो। तो इसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की निरंतरता तथा सुधारों की मांग कर दी। अब जब ये मांग की तो हुआ ये कि इंडिया में तो चर्चा हो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने बोला एक काम करो, हम गोल मेज सम्मेलन रखेंगे। सुना है कभी गोल मेज सम्मेलन के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें लिखा होगा, ये लिखा है गोल मेज सम्मेलन, और आप इसको लिख सकते हो ग्राउंड, कहां गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है, ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी ब्रिटिश, हाँ ठीक है, इस पर नहीं लिखा है, अच्छा यहाँ होगा, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस पे क्या था कि बोला गया कि ठीक है आप लोग को आपत्ति है हमारे 1930 वाले कानून से, आप आ जाइए ब्रिटेन, वहां पे बात करते हैं। उसका वीडियो भी हमारे पास, जब गांधी जी गए थे, देखना है वीडियो, वीडियो देखना है, देख सकते हैं, सारी सुविधा है। तो जब गांधी जी वहां गए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं आपको, तो और ज्यादा अच्छे से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखो, किसी को मैं दिखा ही रहा था, तभी मुझे पता चला कि इसका भी वीडियो अवेलेबल है, इसको देखो। ये देखिए, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिखा है ना इतिहास से। अब आपको पता है एग्जाम में ये चीज, एग्जाम में केवल इतनी सी बात कई बार पूछा जा चुका है कि गांधी जी 3 में से कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे। इसने अभी क्या बोला, दूसरे गोलमेज सम्मेलन बोला ना, बस पहले और तीसरे में नहीं गए थे। आंसर यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हम केवल किताबों से सीख रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यूट्यूब में और कोर्सेज में और दुनिया भर में, तो आप उससे भी सीख सकते हैं, ठीक है। आगे पर देखने की जरूरत है, थोड़ा सा देख लीजिए फिर इसको। ठीक है, ये तो उस समय के ब्रिटेन की तस्वीर है ना। तो इससे एक चीज तो आपकी तय हो गई कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे, द्वितीय में, तीनों में नहीं गए थे। अब जब गांधी जी केवल दूसरे में गए थे, जब दूसरे में गए और बाकी में नहीं गए, तो इसका मतलब क्या हुआ,
गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। असफल हुआ। असफल होने के बाद वो लोग खूब गुस्सा है कि हमने इतना बड़ा ये सब तामझाम किया और ये आया नहीं, लंगोटी पे पहन के एक बार आया वो भी चला गया। बहुत गुस्सा है। बोले अब रुको, आपको हम पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार का मतलब आप समझ रहे होंगे, सैक्रेजम था। पुरस्कार का मतलब ये हुआ कम्युनल अवार्ड 1932। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल मतलब वो जो मैंने बोला ना, अभी तक सिख ईसाई अलग किया था, मुस्लिम अलग किया था, अब हिंदुओं के अंदर अलग करेगा। बोले रुको मैं तुमको इनाम देता हूँ, कहते हैं ना घर में, रुको आज तुमको इनाम मिलेगा। इनाम का मतलब वो इनाम नहीं है कि कुछ ट्रॉफी मिलेगी, इनाम का मतलब निगेटिविटी इनाम। क्या दिया इसने? उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। जो मैकडोनाल्ड का आज हम वो खाते हैं ना, क्या खाते हैं, मैकडोनाल्ड पिज्जा वगैरह, है ना, तो वही ये था व्यक्ति शायद, आई एम नॉट श्योर बट वही रहा होगा। तो ये कौन था? ब्रिटेश का प्रधानमंत्री था। इसने क्या किया? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक घोषणा की। अल्पसंख्यक कौन थे? एसटी, एससी। और जैसे ये बात अंबेडकर साहब ने सुनी, खुश हो गए, डांस करने लगे, क्योंकि अंबेडकर ही ऐसे पहले व्यक्ति थे भारत में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तीनों में गए थे। अब आप सोचोगे यार अंबेडकर तो देशद्रोही था, कैसे खुश हो गया देश तोड़ने के लिए, है ना? मन में आता है ऐसा विचार। भाई एसटी एससी को अलग करने का विचार आ गया तो अंबेडकर खुश हो गए, तो इस पे गलत बात है कि नहीं? देश को तो एक रखना चाहिए था, वो क्यों खुश हुए? हाँ बहुत बढ़िया। ऑब्वियस सी बात है, वो जिस जनजाति से, जिस जाति से आते थे बेसिकली, आज तो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता, तो उन्होंने जितना कुछ झेला था जीवन में, जितना कुछ झेला था, ऑब्वियस सी बात है कोई भी इंसान चाहेगा। अब वो गांधी जी कुछ भी बोले, देश अच्छा है, वो अच्छा है, अरे हमें से आगे पूछो ना हम कितने अच्छे हैं। क्लास चल रही, बाहर बैठ के बस सुन रहे हैं, टीचर से बात नहीं कर पा रहे। सोचो, पानी पीने के लिए वो घंटों वेट करते थे, जब वो पानी पिलाने वाला आता था ऐसे डालता था तब पीते थे, खुद से नहीं पी सकते थे। तो उनको तो खुशी होगी ना कि चलो एंड ऑफ द डे इंडियन तो कुछ नहीं कर पा रहे, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ही कुछ अच्छा कर दिया हमारे लिए। तो वो खुश हुए। खुश हुए तो उन्होंने इस चीज का वो किया, समर्थन किया कि हाँ बहुत अच्छा चीज है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन गांधी जी बुरा मान के बैठ गए। तब ये यरवदा जेल में थे। कहां थे? यरवदा जेल, पुणे में यरवदा जेल है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना, जहां पे संजय दत्त को रखा गया था टाडा एक्ट के तहत। TADA एक एक्ट होता है, टाडा एक्ट। अब तो खत्म कर दिया गया टाडा एक्ट, अब मत लिखो, खत्म कर दिया गया। इस पे ना अभी संजय दत्त को 36 या 38 महीने की जेल हुई थी, काफी समय हो गया। इस पे क्या था, टेररिस्ट एक्ट ऐसा करके कुछ होता है कि वो अपने घर में कुछ बंदूकें वगैरह रखे थे, ठीक है, वो अपना एक मैटर है। तो मैं आपको बताता, टाडा जेल, टाडा के तहत जहां वो जेल गए थे, यरवदा जेल ही गए थे, वो कहाँ है? पुणे में है। तो गांधी जी पुणे में जेल में मस्त बैठे हुए हैं। जैसे उन्होंने सुना, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अंबेडकर जी मान गए इस बात को कि ST SC का अलग बना दो, तो वो अनशन पे बैठ गए। अनशन। तो एक बुक है मैला आंचल करके, मैला आंचल। आपके पास समय रहता है ना यहाँ, आप एक काम करिए ना, थोड़ा किताबें पढ़ना चालू करिए। मैं आपको आज एक किताब दूंगा, आप उसको पढ़िएगा, मुश्किल से 10-15 दिन में आप खत्म कर लेंगे। आपको एक अलग ही नजरिया मिलेगा स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, और ये सब पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, आज मुझसे आप बुक मांग लीजिएगा। तो जैसे ही ये सांप्रदायिक पुरस्कार मिला तो अम्बेडकर जी खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महात्मा गांधी अंट संट करने लगे। ये उस बुक में लिखा है, अनसन को उस बुक में लिखा है अंट संट। बड़ी अच्छी बात लिखी है, हालांकि उसका निगेटिव मतलब नहीं है। इस पुरस्कार में क्या गया था? मुसलमान, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जारी की गई तथा इसे दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों तक भी बढ़ा दिया गया। अनुसूचित जाति अभी तक क्या था? हिंदू के अंदर आता था, लेकिन अब उसको भी अलग कर दिया गया। अब महात्मा गांधी व्यथित हुए, यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन मतलब कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, मन मरने तक अनशन करूंगा, मतलब मृत्यु हो जाए मेरी। और जैसे ये हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दलित वर्ग के नेता बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों लिखा है? क्योंकि गांधी जी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, मतलब वो भी उसके नेता थे, इसलिए इसने ऐसा डायरेक्ट गांधी ने। लेकिन आपको दिमाग में दोनों चीजें रखनी, एग्जाम वाला, SSC वाला कुछ भी पूछता है, वो तो ये पूछ लेता है कि दीपिका पादुकोण की हाइट ज्यादा है या कैटरीना कैफ की हाइट ज्यादा है। लिटरली ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी शायद होगा। मतलब और पूछ लेगा, सौरव गांगुली ने T-शर्ट ऐसे ऐसे की थी, किस स्टेडियम में की थी, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके लिए आप बच के रहना। और वाई दिस कोलाबेरी डी, किसने गाया, किसने इस गाने को गाया, तो ऐसे सवाल आ रहे हैं, थोड़ा बच के रहना। तो समझौता हुआ किस किस के बीच में? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। लेकिन अगर गांधी का ऑप्शन नहीं है तो आपको ऐसा नहीं कि भूल जाओ उसको,
कांग्रेस का नाम होगा तो आप कर देना कि कांग्रेस के सदस्य थे गांधी जी, है ना। फिर समझौता में क्या हुआ, बोला देखो अंबेडकर भाई, मानता हूं आपके साथ दिक्कत हुई है, बचपन से बहुत परेशानियां हैं, मैं खुद अब हरिजनों, पहली बार हरिजन का नाम वहीं से आया है, गांधी जी ने पहली बार हरिजन, आज हम हरिजन शब्द को बड़ा वो मानते हैं ना, आप उसको तोड़ के देखो ना, हरिजन, हरि मतलब भगवान, जन मतलब इंसान, जो देवताओं के डायरेक्ट भगवान है। तो उस समय पर ये बोला गया अच्छा आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, हरिजन लोग खुद बोलते थे कि आप हमारा नाम हरिजन लिख के हमें बेवकूफ बना रहे हो, आप लोग फिर क्या हो, अगर हम भगवान के इंसान हैं तो आप कौन से हो। तो मतलब बड़ी वो मजाक मस्तियां चालू थी, बट हाँ हरिजन शब्द पहली बार गांधी जी ने ही बोला, हरिजन, ठीक है, तभी से ये पॉपुलर हुआ। तो बोला गया कि देखो अम्बेडकर जी ऐसा करिए, आप अलग वाला मत रखिए, हम अपने हिंदू में से ही सीटें आरक्षित कर देंगे। सपोज करो कि एक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 30 सीट है, 30 सीट में से हम 7 सीट दे देंगे कि यहां पर केवल और केवल दलित वर्ग के लोग ही लड़ सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग हो, ऐसा कर दो कि ये 7 सीट केवल और केवल दलित वर्ग के लिए रहेगी, जहां पे उन लोग ज्यादातर संख्या में होंगे। अम्बेडकर बोले ठीक है, चलो मर जाएगा बेचारा ये बूढ़ा आदमी, मेरे ऊपर पाप लगेगा, हिस्ट्री मुझे याद करेगी मैंने मार दिया, तो बोले ठीक है मान जाता हूं। इतना क्लियर हुआ। चलिए जब ये सब हो गया, अंग्रेज देख रहे थे भाई तुम अनशन कर लो, तुम मान जाओ, जो करना है करो, फिर हम ये जो एक्ट बना के रखें ये पारित तो करें। कब, 1929 से चल रहा है ये मामला, 29 से अभी तक रखे हैं, हाथ में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कोई अनशन कर रहा है, कोई गोलमेज कर रहा है, रखे हैं। जब सब ठीक हो गया तो बोले चलो अब एक एक्ट पास करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट। अब आप सोचो इससे आजाद होने में कितना समय बचा है, मुश्किल से 10 से 12 साल। ऑब्वियस सी बात है अब जो एक्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा, अब वो देश हित में आएगा। देश हित मतलब देश के लोग लड़ लड़ के वो अंग्रेज जो चाहते थे सब उसका उल्टा कर चुके थे। अंग्रेज चाहते थे सबको मार दे, ये ऐसे ऐसे लड़ लड़ के कमीशन कर करके इन्होंने सारा अपने हक में करवा लिया। इसीलिए आज जो हमारा संविधान है ना, आप उसको पढ़ लो और ये वाला पढ़ लो, सेम तो है, कौन सा अलग लिख दिया, तो कुछ अलग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लगभग इसके 200 जो आर्टिकल्स है ना वो सेम टू सेम आज भी हमारे संविधान में है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये संविधान हमारे हक में नहीं होता, हमारे लिए नहीं होता, तो क्या हम आज उसे रखते? नहीं रखते। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए बन चुका था। कुछ कमियां थी, वही तो आज 395 है, 200 इससे लिए तो 200 195 हटा दिया, कहीं और से ले लिया, लेकिन 200 तो काम के हैं। ठीक है, चलिए अब आता है 1935। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप समझिए संविधान आपके लिए आसान हो जाएगा। यह भारतीय स्वतंत्रता से पहले पारित किए गए सबसे आखिरी था और सबसे इंपॉर्टेंट है, आखिरी, क्योंकि इसके बाद उनको मौका ही नहीं दिया, हमने मार पीट के भगा दिया। चलिए, हालांकि ये नहीं हो पाया, छोड़ो, प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की, ये भी नहीं हो पाया। हाँ, इसमें पता है क्या किया, कुछ काम हुए थे वो मैं बताता हूँ। इसमें स्टार्ट हुआ संघीय, प्रांतीय और संवर्ती सूची की बात की गई। ये क्या होता है, हालांकि शेड्यूल 7 में ये लिखा हुआ है, प्रांतीय का मतलब होता है संघ, पूरा देश एक संघ है ना। तो कुछ ऐसी पावर है, वो पावर केवल और केवल कौन यूज कर सकता है? केंद्र। जैसे सपोज पाकिस्तान में अटैक करना है तो वो क्या सीएम हमारे यहाँ का करेगा? कहीं और का करेगा? वो कौन करेगा? राष्ट्रपति, बेसिकली केंद्र करेगा, है ना, केंद्र करेगा। तो वो पावर किसके पास है? प्रांत के पास, सॉरी संघ के पास, संघ के पास। सो सेकेंड पावर, मान लो सिक्के या नोट छापना है तो क्या मध्य प्रदेश अपना अलग छापेगा? नहीं, एक ही छापेगा, केंद्रीय आरबीआई बना हुआ है। ऐसे कुछ पावर अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे पावर किसके पास है? संघ के पास है, वो राज्य नहीं करेगा। उसके बाद बोला गया चलो संघ ये करेगा तो बाकी राज्य क्या करेंगे? बोला गया राज्य के जो पावर है ना वो राज्य को दे दो कि आप कृषि में काम करो, आप शिक्षा में काम करो, आप इस पे करते रहो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप अपना काम, पुलिस आपकी है, पुलिस हमारी नहीं है, पुलिस आपकी है, आर्मी उनकी है, बीएसएफ उनकी, सीआईएसएफ उनकी है, आरपीएफ उनकी है, सारी उनकी है, लेकिन हमारी क्या है? केवल पुलिस है। लेकिन पुलिस का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है वो किसका है? आईपीएस कौन है? इंडियन पुलिस सर्विस, वो वहीं से बन के आता है। तो देखा जाए तो है किसका? उनका ही है। ठीक है, कहते हैं ना, गालिब साहब के बड़ा अच्छा शेर है, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये केवल दिल को खुश रखने की बात है, पुलिस हमारी है कुछ नहीं। आईएएस आईपीएस तो उनके हैं, तो हम क्या कर लेंगे, पर ठीक है। चलिए, उसके बाद संवर्ती सूची वो सूची थी कि
सपोज 3 डिब्बे बना दिए गए, एक में बोला गया इस पे जो जो काम है वो संघ करेगा, इस पे जो जो काम है वो राज्य करेगा, और इस पे दोनों कर सकते हो भाई, जिसको लगता है करना चाहिए कर दो। जैसे शिक्षा, आप देखते होगे मोदी जी भी एनईपी लागू कर दिए, बोले कि एनईपी में रूल बना रहा हूं, और राज्य ने बोला मैं अलग बनाऊंगा। हर राज्य में अपनी अपनी बोर्ड की बुक, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की बुक चलती है, तमिलनाडु में तमिलनाडु स्टेट बुक की चलती है, हर जगह अलग अलग चलती है। एक चलती है एनसीईआरटी भी चलती है, लगे तो आप एनसीईआरटी चला लोगे तो ये क्या हो गया, समवर्ती सूची हो गई कि शिक्षा में आप चाहो तो अपना चलाओ, चाहो तो हमारा चलाओ, जो आपको ठीक लगे चला लो, ये हो गई समवर्ती सूची। उसके बाद एक और था कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं कॉन्करेंट नहीं होता, वो होता है अपशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट शक्तियां ये होता है कि चलो आज हम मतलब आज से लगभग देखा जाए तो 1947 की बात है, लगभग 80 साल पहले कानून बन रहा था, तब क्या इंटरनेट आया था, कंप्यूटर आया था, फ्रॉड साइबर कुछ आया था, कुछ ऐसा कुछ नहीं आया था। जब कुछ भी नहीं आया था तो आप ये बताओ, तब अगर ऐसा लिखते कि आने वाले 100 साल बाद ड्रोन आएगा, आने वाले इंटरनेट, तब तो पता नहीं था। तो बोला गया अब जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके बारे में जो भी निर्णय होंगे वो किसके होंगे, संघ के होंगे, मतलब जो मेन पावर केंद्र के पास होंगे। सिंपल, ये तो होता भी है, ऐसा ही होता है। पहले किसके पास था, वायसराय के पास, अब किसके पास हो गया, बेसिकली केंद्र के पास, है ना। और ये तो विषय वगैरह ठीक है, विषय याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आज जितने विषय लगभग उतने ही विषय पहले भी थे, कुछ बस कम ज्यादा हुए हैं। और उसके बाद उसी अधिनियम के तहत और क्या किया गया, कुछ संस्थाएं बनाई गई। संस्थाओं में क्या क्या आता है, संघीय न्यायालय, मतलब जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ का, दिल्ली में जो है, वो सुप्रीम कोर्ट कब बना, अभी बना। इससे कंफ्यूज मत करना, जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट है वो अलग है, सुप्रीम कोर्ट बना। फिर भारतीय रिजर्व बैंक, आज भी भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट पढ़ोगे ना तो एक्ट कब का है, 1935 का है। सर आज भी जो आरबीआई है वो जो एक्ट है वो कब बना था, 1935, उसी एक्ट के तहत ये बना था भारतीय रिजर्व बैंक। तो आज भी जो आरआरबी मतलब जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं ना, जो हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो इकोनॉमी में आपको ये भी बताऊंगा कि आरबीआई एक्ट के अंदर क्या क्या था, सब कुछ है, वही नियम काम कर रहा है। दो चीजें क्लियर, किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत आरबीआई बना और हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी, और वो जो तीनों लिस्ट बनी है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। उसके बाद हाँ 6 प्रांतों में, जो 6 प्रांत थे उन प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका रखी गई। द्विसदनीय मतलब जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है उस विधानसभा में एक सदन है, दो सदन है, मान लो दो का नियम है लेकिन एक भी हो सकती है, तो मध्य प्रदेश में फिलहाल एक ही है। राजस्थान में जाओगे तो शायद वहां पे नहीं, यूपी में दो है, एक वहां पे विधानसभा में एक विधान परिषद है और एक विधानसभा, दो है। नॉर्मल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब हम आगे सदन पढ़ेंगे तो आपको समझा देंगे। लेकिन ये द्विसदनीय व्यवस्था होती है, तो सपोज करो ये विधानसभा है, विधानसभा तो दो कक्ष हैं, इधर और इधर, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं, और ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये कुछ ऐसे रेपुटेटेड लोग होते हैं, जैसे कोई खेल में अच्छा है, कोई अच्छी टीचिंग किया है, किसी का जीवन में गाने अच्छे, मतलब जैसे लता मंगेशकर हो गई, जया बच्चन हो गई, अभी जैसे कंगना रनौत है, आप देखते हो वो भी तो है, और हरभजन सिंह है, तो ये सारों को लाके इस पर रख दिया जाता है कि आप बड़े सम्माननीय लोग हो, आपको काम कुछ नहीं करना है, बस यहाँ बैठना है और सैलरी लेनी है। ये होते हैं जनता के, हम चुन के इसको यहाँ भेजते हैं। तो ये द्विसदनीय में, चाहो तो ये रखो, चाहे तो ना रखो, ये राज्यों पर निर्भर करता है। कोई राज्य बोलता है यार क्यों पैसे वेस्ट करना है, इन लोगों को सैलरी देना है फालतू में, इसको मत रखो, एक से काम चले कोई बात नहीं, दो है तो दो से चलाओ, ये अपनी अपनी मर्जी है। तो 6 प्रांतों में दो दो रख दिया। किसने रखा, कौन कौन से में रखा, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब आज का यूपी, आज का यूपी पहले का संयुक्त प्रांत था, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि अभी कहां कहां है, वो हम आगे बता देंगे आपको। उसके बाद प्रतिनिधित्व और मताधिकार क्या क्या था, प्रतिनिधित्व और मताधिकार कैसे दिया जाता था, तो इसमें क्या था, दलित वर्गों के लिए सामान्य सीटें आरक्षित थी, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसमें क्या किया गया, 1885 के तहत स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद बनाई गई थी 1885 में, 57 के बाद जो क्रांति हुई थी, भारत परिषद की स्थापना कर दी गई थी, उसे हटा दिया। और क्या किया, अधिनियम ने मताधिकार को विस्तार कर दे दिया, मतलब जो पहले मताधिकार का कुछ था कि 5 लाख जो कमाता है उसको, अब बोले 3 लाख वाले भी वोट दे सकते हो, बस इतना किया इसमें। और अन्य कुछ महत्वपूर्ण था, ये देख लो। संघीय न्यायालय का याद है ना, जो हमने पढ़ा था 1935 में, उसकी स्थापना कब हुई, 37 में हुई।
जो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उस पर प्रावधान 1935 में था। सबसे इंपॉर्टेंट, बर्मा, म्यांमार जानते हैं आप? म्यांमार देश का नाम है, इस पे देख लेना, यहां पर है। पहले ये भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था, और ये कब हुआ? अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया कि आप अलग हो जाओ। सोचो हमारा देश कितना बड़ा था, अखंड भारत उसी को बोलते थे। अफगानिस्तान तक हमारी सीमाएं थी, लेकिन इन्होंने सब तहस नहस कर दिया। और लास्ट में, जैसे आपने अभी प्रांत देखा ना ऊपर, ये 5-6 प्रांत देखे, कहां गए? ये देखे ना, ये बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम से, ये प्रांत थे, मतलब राज्य। आज जिन्हें हम राज्य बोलते हैं, वो पहले प्रांत के नाम से काफी बड़े हुए करते थे। लास्ट में उन्होंने 2 प्रांत और बनाए, ये एग्जाम में पूछ चुका है कि लास्ट में कौन से 2 प्रांत बनाए थे। तो कौन कौन से? उड़ीसा और सिंध, ये 2 नए प्रांत बनाए थे इन्होंने। ठीक है, याद रखना, लास्ट में ये 2 बनाए थे। और संघीय रेलवे, इसके भी कुछ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की प्रावधान कैग बोलते हैं इसे, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको कुछ ऐसा बोलते हैं। ऑडिटर नहीं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसे। ये ऑडिट करता है देश में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, कितना कमा रही, कितना नुकसान में जा रही, सारी चीजों को, कितना प्रॉफिट हो रही, सब कुछ ये चेक करता है। नहीं तो ऐसे तो फिर सरकार पूरा पैसा अपने जेब में डाल ले, पता ही नहीं चलेगा। तो ये ऑडिट करता है, ठीक है। इसके बाद होगा, इसके बाद आएगा 1947 से हम आजाद हो गए, इसको हम कल पढ़ेंगे 1947 के बाद का, ठीक है। समझ में आया? सारी चीजें समझ में आई? ठीक है।